नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से लगा कर के कक्षा 12 की जो राष्ट्रीय अध्ययन की पुस्तक आती है उसके बारे में बात कर रहे थे। यदि आप कोई सी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप 100% निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। चाहे आपका आर से लगा करके चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम होगा तो भी आपको प्रश्न जो है वो यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस सीरीज़ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी पुस्तकें थी उन पुस्तकों का हमने निचोड़ निकाला और निचोड़ निकालने के बाद हमने क्वेश्चन बनाए और क्वेश्चन बनाने के बाद उनको संभावित जो प्रश्न थे उनको भी हमने संबंधित किया और प्रीवियस ईयर जो प्रश्न थे उनको भी हमने संबंधित करके एक बहुत ही महान तरीके से, जो महत्वपूर्ण जो तरीके से हमने प्रश्न सीरीज़ बनाई है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 की जो पुस्तक है उसके बारे में बात कर रहे थे, और इसी कड़ी में बढ़ते हुए हम आगे गए थे आज कक्षा 10 की पुस्तक के बारे में, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति। ठीक है, इसके अनुक्रमणिका, इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत तरीके से बता दिया था। तो राजस्थान का इतिहास एक परिचय, जो पहला अध्याय है उसके बारे में बात कर रहे थे। प्रश्न 1 होने वाले हैं। पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए हम 70 प्रश्न जो हैं वो हमने कवर किए थे इस वीडियो में। अब आगे और बढ़ेंगे और आगे के प्रश्न हम पढ़ेंगे। चलिए 70वां प्रश्न आता है कि ओजियाना सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो अपने भीलवाड़ा में स्थित है। ओजियाना भीलवाड़ा में स्थित है। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। और नगरीय सभ्यता जो है दोस्तों अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए और आप इनको याद कर चुके होंगे। चलिए 72वां प्रश्न आता है कि बरोर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो वो अपने हो जाएगी गंगानगर में। बरोर सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो गंगानगर में स्थित है। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो डेरा से प्राप्त हुए हैं। देखिए इसका पूरा नाम देखिए, कितना अजीब लगेगा आपको। डेरा तरखान, डेरा तरखान वाला चक 64। हाँ मतलब क्या कहें। चलिए प्रश्न आता है, पांडवों ने किस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत किया था दोस्तों? तो मत्स्य जो प्रदेश है अपना, विराटनगर जो है उसके पास में जो है वो, वहाँ पर पांडवों ने जो है वो अज्ञातवास व्यतीत किया था दोस्तों। ठीक है, मतलब इनको कोई ढूंढ नहीं पाया था, तो वही अज्ञातवास। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो वो मिलता है अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, नाम कठिन है लेकिन आप इनको रट लेंगे तो जीवन भर काम आएंगे। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो। ठीक है, एग्ज़ाम देने, जीवन में बहुत सारे एग्ज़ाम देने, मैंने बहुत सारे फाइट कर रखे, लेकिन शौक़ नहीं है जाने का। अंगुर निकाय, अंगुत्तर निकाय, बुद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है दोस्तों? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अभिमन्यु के साथ हुआ था। विराट की जो पुत्री उत्तरा थी उसका विवाह किसके साथ होता है? तो अभिमन्यु के साथ होता है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिमन्यु व उत्तरा का पुत्र कौन था जो पांडवों का उत्तराधिकारी बना था दोस्तों? देखिए अभिमन्यु और उत्तरा जो थी उनका पुत्र कौन था जो आगे जा कर के उत्तराधिकारी बनता है पांडवों का? तो वो थे अपने परीक्षित। ठीक है, परीक्षित काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम आता है इनका। भारत के किस काल को राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है? तो वो है पूर्व मध्यकाल। 7वीं सदी मध्य से लगा कर के 12वीं सदी का जो है उसको राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है। चलिए प्रश्न आता है अपना कि राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किन्होंने माना था? राजपूतों को वैदिक आर्यों की जो संतान है वो किनके द्वारा माना गया था? तो डॉक्टर G.H. ओझा और C.V. वैद्य के द्वारा माना गया था। ठीक है, कभी ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानते हैं तो कभी वैदिक, मतलब अभी तक जो इतिहास है वो अपने आप में भी एक बहुत बड़ा अथाह है, इसलिए इसको हम क्लियर नहीं कर सकते कुल मिला के। तो इनकी राजपूतों की जो माना जाता है, संतान मानी जाती है, तो कभी वैदिक आर्यों की भी मानते हैं, तो अलग अलग मतभेद है। ठीक है, प्रश्न है कि राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत किसने दिया था? तो देखिए चंद्रबरदाई के द्वारा दिया जाता है। देखिए अग्निकुंड से मुझे याद आता है कि माउंट आबू में जो अग्निकुंड था वहाँ से भी उत्पत्ति होती है। तो वो 4 जो वर्ण थे उनकी उत्पत्ति होती है। मैंने भी याद किया था, च से चालुक्य, च से चौहान। ठीक है, ये हुए थे चालुक्य चौहान जो हैं, ये उत्पत्ति होती है अपने अग्निकुंड जो माउंट आबू का है गुरु शिखर पे, वहाँ से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, चालुक्य चौहान की। तो चंद्रबरदाई की उत्पत्ति
राजपूतों की अग्निकुंड से माना जाता है। चंद्रबरदाई ने कहा था ये वर्ड। ठीक है। प्रश्न है 82 नंबर का कि चंद्रबरदाई ने किस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है? तो पृथ्वीराज रासो में बताई गई है। ठीक है। तो मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक करेंगे आप तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप खुलेगा, उसको आप इंस्टॉल कीजिए। फिर आप नोट्स वाले सेक्शन में जा करके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और फिर बाद में आप ऐप डिलीट करो तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, पर लेकिन पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, हम हमारा तरफ से आपको 100% देने के लिए तैयार हैं, तो आपको भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इतने सा हमारा सपोर्ट करके आप अपनी पढ़ाई को मजबूत करें। धन्यवाद।